नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम 30 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। व्हाट इज द न्यू आइडिया ऑन सप्लाई चेन्स। देखिए, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का जो प्रभाव है वो बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव अगर आप देखें तो इस मायने में सबसे अधिक माना जाता है कि जो भी सप्लाई चेन है यानी आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। तो आपूर्ति या जो सप्लाई का पार्ट है वो प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ है। अब आप कहेंगे कि आपूर्ति या सप्लाई पर ही सिर्फ सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों दिखाई पड़ा। तो कोई भी सामान का चाहे कच्चे माल के रूप में या बने बनाए उत्पाद के रूप में आप देखें तो वैश्विक स्तर पर जो श्रृंखला है वो टूट गई, क्योंकि इसमें जो सबसे प्रमुख धुरी थी चीन। और चीन की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का शुरुआत ही चीन से हुआ। तो कहीं ना कहीं चीन के अर्थव्यवस्था में अलग थलग वैश्विक स्तर पर पड़ने के कारण जो आपूर्ति या सप्लाई चेन थी उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ा और दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इसके प्रभाव में आ गई। भारत भी है। उसके अलावा अगर हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन तरह के देशों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर हम यहाँ पर यूएसए और चीन की बात करें तो कोविड-19 का जो प्रभाव दिसंबर 2019 से शुरू हुआ उसके पहले अगर हम जाएं तो अमेरिका और चीन के बीच में पहले ही एक व्यापार युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे या एक दूसरे को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई चेन है, कच्चे माल और बने बनाए सामान, उस पर एक तरह से विपरीत प्रभाव कोविड-19 के पहले से ही पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में टकराव की स्थिति में थी, अमेरिका और चीन। और कोविड-19 ने इसको और ज्यादा एक तरह से मजबूती दे दी और चीन को अमेरिका एक तरह से अलग थलग करने के लिए वैश्विक स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा था। चीन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कच्चे माल के उत्पादक के रूप में तो है ही है, दुनिया में सबसे सस्ता और टिकाऊ सामान बनाने का प्रमुख केंद्र है। जितने भी आप बड़े गैजेट्स ले लीजिए या जितना भी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, आप छोटे मोटे खिलौने की बात करें जो भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, उसका उत्पादन भी चीन से होकर वो भारत में पहुंच रहा था सस्ते और टिकाऊ रूप में। तो इस तरह का जो उत्पादन की श्रृंखला है वो बड़े पैमाने पर दुनिया की चीन पर निर्भर हो गई थी और कोविड-19 के बाद से इस स्थिति में एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। विश्व की सप्लाई चेन में ये जो समस्याएं आई हैं इसको एक तरह से दूर करने के लिए और जो भी देश इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए साथ आना चाहते हैं उनको मिलाकर जापान की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। अगर हम जापान के इस प्रयास की बात करें जिसे SCRI नाम दिया गया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, तो एक तरह से जो आपूर्ति की चेन है उसको मजबूत रखने के लिए प्रयास किया गया है जापान की तरफ से। और जापान ने इसमें अभी प्रमुख रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों को साथ में लिया है और उसी के साथ साथ आगे जापान की उम्मीद है कि एशिया के अन्य देश और प्रशांत महासागर के आसपास के जो देश हैं यानी दक्षिण अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो शामिल ऑलरेडी है ही है, न्यूजीलैंड को भी इसमें आगे चलकर शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो जापान की कोशिश एक तरह से है एक ऐसा समूह बनाया जाए जो वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है उसको लगातार सक्रिय रखे, किसी भी तरह से उसमें निष्क्रियता ना पाए अगर किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या वैश्विक स्तर पर आती है। आप ध्यान रखें कि जापान की तरफ से ये जो प्रयास किया गया है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो SCRI जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जापान ये चाहता है कि जो भी सप्लाई कच्चे माल की आ रही है या बना हुआ सामान बाहर जा रहा है वो किसी एक देश पर निर्भर ना हो। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि निर्भरता चीन पर अधिक हो गई थी, इसीलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो जापान की कोशिश है कि SCRI के इस प्रयास के द्वारा जो भी एक तरह से आपूर्ति की निर्भरता एक देश पर है उसको वितरित किया जाए। और इसी कड़ी में आप देखें जापान की तरफ से एक प्रयास किया गया है, जापान की सरकार ने वहां की कंपनियों को लगभग 2.2 अरब डॉलर की एक मदद दी है और कंपनियों को कहा है कि वो चीन से उत्पादन केंद्र बाहर हटाएं, यानी चीन की जगह अन्य देशों में उत्पादन केंद्र ले जाएं। और यहां पर ध्यान रखें चीन के बाद एक बड़े अच्छे विकल्प के रूप में भारत को माना जाता है। तो माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत को बड़े आर्थिक लाभ हो सकते हैं। और चीन की अगर हम बात करें
तो चीन के विकल्प के रूप में भारत अगर अपने आप को तैयार कर पाएगा तो ये जापान जैसे देशों का जो बड़ा उत्पादन केंद्र है वो हमारे यहाँ पहुंच सकता है। ये हमारे यहाँ रोजगार को बढ़ाएगा और हमारे आर्थिक विकास को एक नई जंप या कह सकते हैं एक नया उछाल दे सकता है। भारत सरकार भी इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। तो इसी कड़ी में जापान का ये प्रयास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसके एक तरह से केंद्र में है। ऑस्ट्रेलिया आप ध्यान रखें निवेशक के रूप में बड़ा हिस्सा हो सकता है, यानी ये यहाँ पर उत्पादन को भारत में ही करना चाहता है। यानी जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है वो उत्पादन केंद्र को चीन से हटाने के लिए एक तरह से इस प्रयास में SCRI में जुड़े हैं। तो भारत एक तरह से जितने देश जुड़ेंगे उन अधिकतम में से उत्पादन केंद्र को अपने यहाँ ला सकता है और ये हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर भविष्य के लिए हो सकता है। जापान की अगर हम बात करें तो इस प्रयास में जापान भारत को एक तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। अगर हम 2000 से 2020 के बीच में 20 वर्षों का समय देखें तो चौथे नंबर पर सबसे बड़ा निवेशक जापान है भारत में। कुल जो निवेश हुआ उसका लगभग 7.2% जापान ने भारत में किया है। लगभग ये 33.5 अरब डॉलर के आसपास है। लगभग 1400 के आसपास जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। अगर आप मारुति सुजुकी देखें तो भारत और जापान की कंपनियों के बीच में सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। अगर देखें कुछ विवाद भी रहे, जैसे टाटा डोकोमो का विवाद था या रैनबैक्सी और दाइची सैंक्यो का एक जो विवाद था दवा निर्माण की कंपनियों की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के विवाद भी थे, लेकिन उसके बाद भी जापान भारत में एक बड़े निवेशक और वहां की कंपनियों का भारत में उत्पादन का एक बड़ा केंद्र स्थापित है। तो ये कहीं ना कहीं जापान को एक आधार देता है कि वो भारत के साथ में सहयोग बढ़ाए। तो अगर हम आर्थिक के अलावा एक सामरिक स्ट्रेटेजिक पार्ट पर देखें तो जापान इस समय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ एक क्वाड्रिलेटरल, एक कह सकते हैं 4 देशों का क्वाड समूह चला रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक का इलाका है वहां पर चीन के प्रभाव को एक तरह से न्यूनतम किया जाए और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र रूप में रखा जाए। आप सभी जानते हैं दक्षिणी चीन सागर के पार पर 9 डैश लाइन के माध्यम से चीन अपना विस्तार करता जा रहा है। दक्षिणी चीन सागर में अगर आप देखें तो चीन वर्तमान में फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान इन सभी देशों के साथ में एक समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए विवाद में है। तो ऐसी स्थिति में इन 4 देशों के द्वारा मिलकर दक्षिणी चीन सागर, खास तौर पे अगर हम प्रशांत महासागर में देखें और हिंद महासागर, वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत और जापान एक कह सकते हैं एक ऑल वेदर फ्रंट के रूप में सामने आ रहे हैं, जो आर्थिक के साथ साथ सामरिक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जापान भारत को एक तरह से शामिल करना चाहता है इस प्रयास में और आपूर्ति सप्लाई की जो चेन है उसमें चीन के रिप्लेसमेंट के रूप में भारत को लाना चाहता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चीन के आर्थिक संबंध काफी मजबूत है, लेकिन पिछले अगर हम 4-5 महीने में देखें खासतौर पर कोविड-19 के बाद तो चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हुए हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाला जो बीफ है उसको अपने यहाँ बैन कर दिया है और अपने यहाँ के जो विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज के लिए न्यूनतम वहां पर एक तरह से प्रयास करें। तो ये ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों को एक तरह से न्यूनतम स्तर पर जाता हुआ दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया भी इस समूह में एक सक्रिय भागीदारी कर सकता है। तो जापान ने भारत ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर अगर शामिल किया है तो कहीं ना कहीं वो वर्तमान स्थिति में चीन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको देखकर एक तरह से निर्णय लिया है। तो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में चीन को रिप्लेस करने के लिए और भारत को एक तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। अब अगर भारत को इस प्रयास में शामिल किया गया है तो इसके लिए हमारे लिए फायदे क्या हैं, या इसमें हम जुड़ेंगे तो हम सीधे तौर पर फायदा होगा या हमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो उनको हम यहां पर जरा देखते हैं। अगर हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI की बात करें, अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो हमारे लिए लाभ और हानि की स्थिति क्या है। हमें एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि हम चीन को पूर्ण रूप से अलग थलग आर्थिक रूप में नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं चीन भारत के बड़े आर्थिक भागीदारों में एक है, टॉप 3 में चीन आता है। हमारे यहाँ चीन से बड़े पैमाने पर आयात पहुंचता है और हम भी चीन को निर्यात करते हैं, लेकिन निर्यात की तुलना में चीन का आयात ज़्यादा होता है, तो हमें एक तरह से चीन से व्यापार घाटा है। तो ये अवश्य है, लेकिन ध्यान रखें अगर हम चीन का एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हम बात करें एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसका उपयोग एक तरह से दवा निर्माण में किया जाता है, तो दवा निर्माण के लिए जो सक्रिय एक तरह से हिस्सा होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो हम मैक्सिमम कहां से लेते हैं? चीन से। तो अगर हम चीन से आर्थिक संबंधों को लगभग समाप्त करते हैं तो ये हमारा दवा निर्माण जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति हम एक तरह से नहीं ला सकते हैं।
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात की बात करें तो भारत में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आयात होता है, चीन की भागीदारी उसमें 45% है और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में चीन को पूरी तरह से अलग थलग करना, सप्लाई चेन के रूप में उसको रिप्लेस करने का प्रयास करना, ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये हमारे अपने बहुत से उद्योगों को एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम चीन से अपने संबंधों को एक तरह से बिल्कुल कट ऑफ करते हैं तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल उद्योग, दवा निर्माण, स्वचालित मशीनों के जो स्पेयर पार्ट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम नौगमन यानी शिपिंग से संबंधित जो सामान है, हम केमिकल्स की बात करें या वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इन सब पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इस तरह के सहयोग में अगर हम जापान से आगे बढ़ रहे हैं तो इन पर एक तरह से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जापान के द्वारा शुरू करे गए इस प्रयास में हम शामिल हो सकते हैं और हमें घरेलू स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से मजबूत करना है और इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाया हुआ है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि चीन का जो उत्पादन का हिस्सा है, जो वैश्विक सप्लाई चेन में आता है, वो भारत में पहुंच सकता है अगर हम धीरे धीरे अपने यहाँ व्यापार करने की सुगमता को और आसान करते हैं, जिससे हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस रैंकिंग में भारत ने बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार किया, बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की जो सुगमता है, इसको हमें और मजबूत करने की जरूरत है, यानी और आसानी से बाहर के निवेशक व्यापार भारत में कर सकें। और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि नए जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन सब में जब उद्योग में रोजगार उत्पन्न होगा तो हमें कौशल यानी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन दो क्षेत्रों में अगर हम कार्य करें तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का जो वैश्विक हिस्सा चीन में है वो हमारे यहाँ पहुंच सकता है। तो हम अचानक एक तरह से, ऐसा कुछ नहीं है कि चीन के साथ संबंध को खत्म करेंगे, हम धीरे धीरे अपने घरेलू आधार को मजबूत करेंगे, वो चाहे व्यापार की सुगमता की बात करें, कौशल विकास की बात करें, इन आधार पर व्यापार करने की सुगमता को अगर हम बढ़ाएंगे, कौशल का विकास अच्छे से कर पाएंगे, स्किल डेवलपमेंट मजबूत होगा, तो सप्लाई चेन का जो हिस्सा है वो चीन से अपने आप भारत में शिफ्ट होगा। तो ये स्थिति आप कह सकते हैं नेचुरल या प्राकृतिक रूप में धीरे धीरे होगी, हमें अचानक करने की आवश्यकता नहीं है। भारत जापान के इस इनिशिएटिव में एक तरह से प्रारंभिक रूप में एक भागीदार के रूप में जुड़ सकता है, लेकिन चीन के साथ अपने जो संबंध है उनको भी व्यापारिक रूप में हमें पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू क्षमताओं को विकसित करें और धीरे धीरे वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण स्थान भारत प्राप्त कर सकता है। तो ये एक तरह से तरीका हो सकता है इस सप्लाई चेन के लिए जो नया प्रयास जापान का है उसमें भारत की अगर हम भागीदारी की बात करें। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मेंस का एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान वैश्विक स्थिति में आपूर्ति श्रृंखला को नियमित करना सबसे बड़ी चुनौती है। उपरोक्त कथन को स्पष्ट करते हुए आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से काम करने के लिए उपाय भी बताएं। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि वैश्विक स्थिति में आपूर्ति श्रृंखला अगर नियमित है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कच्चा माल नहीं आएगा या बना हुआ सामान बिकेगा नहीं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, जैसा कोविड-19 में हुआ। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर चीन जैसे किसी एक देश पर वैश्विक सप्लाई चेन की निर्भरता ने अर्थव्यवस्थाओं को लगभग रोक दिया, तो हमें इसको वितरित या डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हम बहुत सारे देशों पर निर्भरता एक तरह से दुनिया की बनाए अगर सप्लाई चेन के लिए, तो कहीं ना कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केवल एक देश के ऊपर निर्भरता खतरनाक हो सकती है, जैसा कोविड-19 में देखा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं करने का तरीका हो सकता है। और जहां तक उपाय के रूप में आप देखें तो उपाय के रूप में आप जापान का जो प्रयास है वो बता सकते हैं। भारत में एक तरह से व्यापार करने की सुगमता या भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए और अच्छा काम अगर किया जाए तो ये सब भी बाहर के निवेश को आकर्षित एक तरह से भारत में करेगा। तो कहीं ना कहीं चीन के विकल्प के रूप में हमें घरेलू प्रयास के रूप में अपने आप को तैयार करना होगा। और जापान जैसे देश की तरफ से SCRI का जो एक इनिशिएटिव है उसमें हम सक्रिय भागीदारी के माध्यम से धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इस रूप में अपने आंसर को आप लास्ट में समराइज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, द लैंड लॉस्ट बिटवीन द रिवर एंड द सी। देखिए यहाँ पर रिवर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आपकी जॉर्डन रिवर का हिस्सा आप देखें और दूसरी तरफ ये मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर है। तो जॉर्डन रिवर और भूमध्य सागर के बीच में जो ये स्थल भाग है
उसको लेकर ये आर्टिकल है। और इस स्थल भाग पर चाहे हम फिलिस्तीन की बात करें या इजराइल की बात करें, दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि जो फिलिस्तीन का एक मुद्दा है या फिलिस्तीन के लोगों के जो हित है वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और इजराइल एक तरह से मजबूत रूप में इसमें आगे बढ़ रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल के द्वारा अरब देशों के साथ जो एक तरह से समझौते किए जा रहे हैं और धीरे धीरे अरब देशों को इजराइल अपने साथ एक तरह से ला रहा है। इजराइल के प्रयासों के कारण जो उसने अरब के देशों से अपने शांति संबंध मजबूत किए हैं, उसी कड़ी में आप देखें तो बिल्कुल नवीनतम प्रयास है यूएई के साथ इजराइल ने जो एक समझौता किया है। तो यूएई एक महत्वपूर्ण देश है मिडिल ईस्ट में। वहां पर यूएई अगर इजराइल के साथ समझौता कर लेता है तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के मुद्दे के लिए यूएई का समर्थन नहीं होगा। इसके पहले अगर हम देखें तो इजराइल ने इजिप्ट यानी मिस्र के साथ में और जॉर्डन इन दोनों के साथ में शांति समझौता कर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अरब देश हैं उनमें 3 प्रमुख देश हैं वो फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन या इजराइल के साथ दिख रहे हैं। तो ये फिलिस्तीन का जो एक विवाद है या फिलिस्तीन जिस जमीन को चाहते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका पूरा आंदोलन है वो कमजोर दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसी संबंध में हमारी यहाँ पर चर्चा है। अगर हम आधुनिक फिलिस्तीन इजराइल की समस्या की बात करें तो माना यह जाता है कि जो पहला विश्व युद्ध है उसके शुरुआती हिस्से में बड़े पैमाने पर यहूदी या जूइश लोग हैं वो यूरोपीय क्षेत्रों से फिलिस्तीन के क्षेत्रों में पहुंचे। आप ध्यान रखें, पहले विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय में फिलिस्तीन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जूइश या यहूदी भी रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बाहर से आए हैं, कुछ वहां पर रह रहे थे। और यूरोप में अगर आप देखें तो खासतौर पर जर्मनी में नाजियों के द्वारा खासतौर पर हिटलर के प्रयासों से एक तरह से धीरे धीरे जो यहूदी हैं उनको जर्मनी के क्षेत्रों में बहुत प्रताड़ित किया गया। तो यूरोप के हिस्से से भागकर वो एक तरह से फिलिस्तीन के इलाकों में पहुंच रहे थे। तो ये जो एक तरह से आगमन हो रहा था यहूदियों का फिलिस्तीन के क्षेत्रों में, इसको अलियाह का नाम दिया गया और ये कंटिन्यूड फॉर्म में चला। अब पहले विश्व युद्ध में अगर हम देखें तो दुनिया में जो यहूदी आबादी थी यानी जो जूइश लोग थे उनका समर्थन विश्व युद्ध में चाहते थे ब्रिटिश, अमेरिका या इन देशों की बात करें, क्योंकि इनका मानना था यहूदियों का जो सहयोग है वो ऑटोमन साम्राज्य को, जो तुर्की का एक बड़ा साम्राज्य था, उसको हराने में महत्वपूर्ण था। तो ऑटोमन साम्राज्य को हराने के लिए कहीं ना कहीं यहूदियों का समर्थन ब्रिटिश, अमेरिका इन लोगों के द्वारा आवश्यक था। इसी कड़ी में जो लोग जूइश फिलिस्तीन के क्षेत्रों में पहुंचे उनके लिए एक कह सकते हैं एक जूइश इलाका या यहूदी क्षेत्र बनाने की बात 1917 में सबसे पहले ब्रिटिश लोगों के द्वारा की गई और ब्रिटेन ने एक घोषणा दी जिसका नाम है बेलफोर डिक्लेरेशन। आप ध्यान रखें, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेलफोर डिक्लेरेशन की बात करें या बेलफोर घोषणा की बात करें तो ये ब्रिटेन की तरफ से की गई थी और इसके माध्यम से फिलिस्तीन के क्षेत्रों में एक जूइश इलाका या आप रीजन या कह सकते हैं उसको अलग से घोषित किया गया। ये शुरुआती हिस्सा माना जाता है फिलिस्तीन क्षेत्रों में जूइश या यहूदियों को एक तरह से बसाने का। पहले विश्व युद्ध के बाद एक तरह से जो जूइश या यहूदी इलाके फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बने, आगे चल के उनके नियंत्रण या उनको कार्य रूप में देने के लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जूइश एजेंसी 1929 में। दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक तरह से निर्णय यह हुआ कि जो इलाका फिलिस्तीन का क्षेत्र है जिस पर अभी ब्रिटेन एक तरह से नियंत्रण कर रहा था और उसके नियंत्रण करने का अंतिम दिन था 14 मई 1948। तो उसके पहले ही ब्रिटेन एक तरह से चाहता था कि इस पूरे इलाके को 3 भागों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा अरब लोगों को दिया जाए, एक हिस्सा यहूदी यानी जूइश को दिया जाए और यरूशलेम का जो इलाका है जेरूशलम इसको स्वतंत्र रखा जाए। 3 भागों में बांटने की बात थी, लेकिन ये घोषणा होती उसके पहले ही अंतिम दिन को, यानी अगर हम बात करें 14 मई 1948 को, इस डेट को जूइश एजेंसी के उस समय के जो अध्यक्ष थे डेविड बेन गुरियन, उन्होंने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। तो आधुनिक जो इजराइल आपको दिखता है ये 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन जो उस समय जूइश एजेंसी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनकी घोषणा के साथ आधुनिक इजराइल राज्य स्थापित हो गया। इसी घोषणा के साथ एक तरह से जो अरब देश हैं और जो इजराइल है उनके बीच में जो पहला एक बड़ा युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। 1948 के युद्ध का फायदा ये हुआ कि 23% के आसपास फिलिस्तीन के क्षेत्र इजराइल को मिल गए। उसी के साथ साथ जेरूशलम का जो पश्चिमी भाग था
उस पर भी इसराइल का नियंत्रण हो गया। गाजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में रहा। और अगर हम पूर्वी जेरूशलम की बात करें, जो जॉर्डन, वैसे उस समय उसको ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था, तो जॉर्डन के नियंत्रण में रहा। ये 1948 के युद्ध का एक तरह से परिणाम था। 1967 के अगर हम 6 दिन के युद्ध की बात करें, तो 6 दिन का युद्ध ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस युद्ध के पार्ट पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इलाका जो फिलिस्तीन के क्षेत्रों का है वो इसराइल ने नियंत्रण में लिया। इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गाजा पट्टी का इलाका है, वेस्ट बैंक का इलाका है, और उसी के साथ साथ आप देखें तो सिनाई प्रायद्वीप का इलाका है। तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण में चला गया किसके? इसराइल के। तो ये इसराइल की एक बड़ी जीत थी। और इसी 1967 का युद्ध जो था उसके बाद कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनका एक तरह से जो विद्रोह है वो काफी प्रबल रूप में आगे बढ़ा। और इसी के बाद से प्रमुख रूप से इसराइल के खिलाफ एक विद्रोह की जो भावना वो बढ़ी। अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख जो संगठन जो एक तरह से इसराइल के खिलाफ कार्य कर रहा था वो था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जिसके अध्यक्ष थे यासिर अराफात। इन्होंने इसको 1964 में ही स्थापित कर दिया था। लेकिन अगर हम देखें तो 1967 के बाद प्रमुख रूप से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने यासिर अराफात के नेतृत्व में अपना काम आगे बढ़ाया और एक तरह से जो इसराइल के खिलाफ जो विद्रोह है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अरब इसराइल का जो विवाद है वो आगे चलकर महत्वपूर्ण रूप में एक तरह से आगे बढ़ा जब अरब और इसराइल में एक समझौते की स्थिति बनी। 1993 में ओस्लो समझौता एक तरह से हस्ताक्षर किया गया। लेकिन इस समझौते के साथ समस्या ये थी कि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। तो ओस्लो समझौता जरूर हुआ लेकिन लागू नहीं हो पाया। इस कारण से ये मुद्दा एक तरह से अभी भी आपका बना हुआ है। और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो अरब इसराइल की जो समस्या का जो सबसे बड़ा बिंदु ये है कि 3 प्रमुख बिंदुओं पर विवाद है। पहला अगर हम देखें सीमांकन, यानी इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा क्या होगी। और अरब जो देश है वो 1967 में जो ग्रीन लाइन बनी हुई थी उसको एक तरह से सीमा मानते हैं। लेकिन 1967 के बाद अगर हम देखें तो बड़े क्षेत्रों पर इसराइल ने अपना नियंत्रण बनाया है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से क्षेत्र है वो इसराइल के पास काफी ज्यादा है, जिसको अरब देश नहीं मानते हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीमा क्या होगी, ये पहला सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहां से सीमा को माना जाएगा, किस वर्ष से, इसको लेकर एक तरह से विवाद है। दूसरा अगर हम देखें तो राजधानी, यानी अरब और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक बड़ा आधार माना जाता है कि फिलिस्तीन और इसराइल की राजधानी। अगर हम राजधानी की बात करें तो जो जेरूशलम है, जेरूशलम का जो पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वी जेरूशलम को जो फिलिस्तीन है वो अपनी राजधानी मानता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम यरूशलेम का बड़ा क्षेत्र देखें तो वो इसराइल के नियंत्रण में है। राजधानी को लेकर अरब और इसराइल के बीच में दूसरा सबसे बड़ी समस्या आती है। तीसरी अगर सबसे बड़ी समस्या देखें तो रेफ्यूजी या शरणार्थियों की। 1948 का जो युद्ध हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के लोग हैं वो फिलिस्तीन के क्षेत्रों से बाहर गए। अब फिलिस्तीन के लोग उनको एक तरह से लाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल ये कहता है कि 1948 के बाद जो लोग बाहर गए हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर आएंगे तो पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, इसराइल का क्षेत्र है, वहां पर फिलिस्तीन के लोगों का बहुमत हो जाएगा और जूइश या यहूदी हैं वो एक तरह से कम हो जाएंगे। तो इस कारण से इसराइल जो शरणार्थी 1948 के बाद बन गए थे उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये तीसरा प्रमुख विवाद का बिंदु है। और पिछले अगर हम 10 से 12 वर्षों की बात करें तो उसमें इसराइल ने अपनी स्थिति को काफी एक तरह से मजबूत किया है। इसराइल ने मजबूत इस तरह से करा है कि इजिप्ट या मिस्र की बात करें, जॉर्डन, और अब अगर आप देखें यूएई, 3 बड़े अरब जो देश है उसने उनके साथ समझौता कर लिया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो अमेरिका का बड़ा सहयोगी है और इसराइल का प्रमुख सहयोगी देश है यूएसए, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी एक तरह से इसराइल के खुले रूप में विरोध में नहीं आता है। तो अरब वर्ल्ड जो है वहां पर इसराइल के लिए बहुत विरोध बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो बैकग्राउंड में चला जा रहा है। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो इसमें फिलिस्तीन का भी काफी दोष माना जाता है, क्योंकि फिलिस्तीन का जो आंदोलन है जब तक यासिर अराफात जिंदा थे वो कहीं ना कहीं एकीकृत था। यासिर अराफात के जाने के बाद कई एक तरह से गुटों में बट गया। अगर हम देखें एक प्रमुख यहाँ पर जो पार्टी रूल करती है फतेह पार्टी है। इसके अलावा इसराइल जिसको एक तरह से उग्रवादी संगठन मानता है, लेकिन गाजा पट्टी के क्षेत्र में वो नियंत्रण रखता है हमास की अगर हम बात करें।
इन दोनों के बीच में पूरा जो फिलिस्तीन का जो आंदोलन है वो एक तरह से बटा हुआ है। तो फतेह को एक तरह से एक्सेप्टेंस है, लेकिन हमास क्योंकि उग्रवादी संगठन के रूप में है और उसने इजराइल के ऊपर कई हमले आतंकवादी किए भी हैं, तो इजराइल हमास को एक तरह से स्वीकार नहीं करता है। फतेह को एक तरह वो स्वीकार कर भी सकता है। तो ये फिलिस्तीन के जो आंदोलन है इन दोनों के बीच में बटा हुआ है, और कौन नियंत्रण करेगा इसको लेकर अभी भी विवाद है। और ये एक बड़ा कारण देखा जाता है कि वर्तमान में फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, या वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं वो हाईलाइट नहीं हो रही हैं, और इजराइल कहीं ना कहीं एक अपर हैंड बना रहा है। इसमें अरब देश है उनके साथ उसका सहयोग बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमास का जो आतंकवादी संगठन के रूप में एक अस्तित्व है वो एक तरह से दुनिया के द्वारा नकारा जा रहा है। तो ये स्थिति फिलिस्तीन के आंदोलन को कमजोर कर रही है। भविष्य में देखना होगा कि अरब देशों में एक तरह से इजराइल का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो फिलिस्तीन के आंदोलन को कितना जीवित रखता है, क्योंकि भविष्य में इसके कमजोर पड़ने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। किस तरह से फिलिस्तीन आंदोलन आगे बढ़ता है और जो उनका होमलैंड है उसमें वो किस तरह से अपने अधिकार प्राप्त कर पाते हैं, यह भविष्य में देखने वाली स्थिति होगी। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। फिलिस्तीन का मुद्दा वर्तमान वैश्विक स्थिति में मध्य पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन के कारण कमजोर प्रतीत होता है। तो आप पहले जो समस्या है 1948 से लेकर वर्तमान में इसको एक क्रम में बता सकते हैं कैसे डेवलप हुई है। इसी के साथ साथ आप बता सकते हैं कि फिलिस्तीन में जो समस्याएं एक तरह से हैं, तो फिलिस्तीन फतेह और हमास गुट में बटा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक रूप में आकर अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यासिर अराफात जैसा एक कह सकते हैं बड़ा नेतृत्व इनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ इजराइल को अमेरिका का बड़ा समर्थन है, तो सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, इन देशों के साथ इजराइल के बढ़ते हुए अच्छे संबंध कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के मुद्दे को बैकग्राउंड में ले जा रहे हैं। ईरान और तुर्की की अगर हम बात करें तो वो फिलिस्तीन का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन ईरान एक तरह से अगर आप देखें तो वर्तमान में अमेरिका के एक बड़े विरोधी के रूप में धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं इजराइल को मजबूती प्रदान कर रही है। तो मध्य पूर्व एशिया की वर्तमान में जो शक्ति संतुलन है वो अरब देशों का एक तरह से कमजोर हुआ है और इजराइल की तरफ झुका है, और ये बड़ा कारण है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो बैकग्राउंड में जा रहा है। तो ये कारण के रूप में आप स्पष्ट कर सकते हैं। और जहां तक निष्कर्ष के रूप में आप बता सकते हैं कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, अगर उसका प्रभाव घटे और फतेह आगे बढ़ पाए और राजनीतिक रूप में अगर नेतृत्व आगे बढ़ेगा फिलिस्तीन का, तो कहीं ना कहीं इजराइल फिलिस्तीन का जो समझौता है वो आसानी से हो सकता है, और फिलिस्तीन के रूप में जो अलग देश है उसकी परिकल्पना भी सच हो सकती है, लेकिन आतंकवाद के आधार पर नहीं हो सकती है, क्योंकि इस आधार पर अगर होगा तो इजराइल को वैश्विक समर्थन उसके खिलाफ मिलेगा। और ये एक बड़ा कारण रहा है, हमास का बढ़ता हुआ प्रभाव इजराइल को कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाकर मजबूत कर रहा है। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप एक तरह से यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, जापान इटर्नल प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जापान के काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे शिंजो एबे, उनके द्वारा स्वास्थ्य कारणों से अचानक ही अपने पद से हटने की बात की गई है। तो इसके बाद से उनके द्वारा जापान में एक तरह से जो कार्य किए गए हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा में आ गए हैं, और इसके बारे में हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं। वर्तमान में हम शिंजो एबे की जो नीति है उसका भारत के लिए क्या लाभ हुआ उस कंसर्न में इस आर्टिकल को देख रहे हैं। अगर हम देखें तो शिंजो एबे जब जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 2007 में एक तरह से 1 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, तब उन्होंने कोई बहुत बड़े कार्य ऐसा सच नहीं किए थे। लेकिन 2012 में जब वो प्रधानमंत्री फिर से सत्ता में एक तरह से आए थे, तब उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर जो विदेश नीति है उसमें सुधार किए थे, और जापान को एक कह सकते हैं एक प्रखर देश के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था, या काफी वोकल होकर यानी आगे बढ़कर जापान अपनी बातों को एक तरह से कह रहा था। तो कोशिश ये थी शिंजो एबे की कि जापान जो अमेरिका के एक तरह से एक छाया या छत्र छाया में आगे बढ़ता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक तरह का एक समझौता था, तो उससे अपने आप को अलग कर रहा था। और जापान अपनी विदेश नीति के मामले में या रक्षा नीति की अगर हम बात करें तो उसमें स्वतंत्र रूप में व्यवहार कर रहा था। ये शिंजो एबे का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप ध्यान रखें, शिंजो एबे का जो महत्वपूर्ण योगदान है कि जापान को रक्षा और जो विदेश नीति है उसमें एक तरह से उन्होंने एक अलग रूप में लाने का कार्य किया। और एक दूसरा बड़ा हिस्सा है कि जो जापानी राष्ट्रवाद है उसको उन्होंने काफी मजबूत किया, और ये एक कारण रहा कि चीन के साथ जो विवाद रहे हैं उनमें उन्होंने अपने आप को काफी आगे बढ़ाकर रखा। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो जापान और चीन के बीच में एक बड़ा विवादित आइलैंड का इलाका है। अगर आप इस मैप को देखें तो ये द्वीप समूह सेंकाकू जापान कहता है, और चीन की तरफ से इसे डाइओ आइलैंड कहा जाता है। तो इस अगर आइलैंड को आप ध्यान रखें तो ये जापान के एक तरह से बहुत सुदूर इलाके में पड़ता है,
ताइवान का आप कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी इलाका है, और जापान का एक तरह से आप इसे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हैं। तो जापान के क्षेत्र से बहुत दूर है, जबकि चीन और ताइवान के काफी नजदीक है। उसके बाद भी जापान इस पर अपना नियंत्रण एक तरह से स्थापित रखता है। तो सेंकाकू द्वीप के ऊपर जो जापान ने अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए प्रयास किए, ये एक तरह से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जापान बहुत मजबूती से अपने आप को विदेश मामले में आगे बढ़ा रहा था शिंजो एबे के समय में। शिंजो एबे के द्वारा सेंकाकू आइलैंड के ऊपर जो नीति अपनाई गई, उसने चीन को एक तरह से कमजोर किया और कहीं ना कहीं जापान को यहां मजबूत कर दिया। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहते हुए यासुकुनी, हम नाम इसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, यासुकुनी जो श्राइन है वहां पर विजिट किया था, और ये टोक्यो के पास स्थित है। देखिए यासुकुनी श्राइन के बारे में आप ध्यान रखिए कि ये एक तरह का मेमोरियल है, या कह सकते हैं एक स्मरण स्थल है। जो भी लोग जापान के एक तरह से जब युद्ध हुए, जापान के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भी युद्ध में जापान के लिए शहीद हुए हैं, उनका एक तरह से यहाँ पर प्रार्थना स्थल माना जाता है। इस अगर वॉर मेमोरियल की बात करें यासुकुनी श्राइन की, तो यहां पर माना जाता है कि 14 क्लास ए यानी ए कैटेगरी के जो वॉर क्रिमिनल हैं, यानी युद्ध अपराधी हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया कि युद्ध के समय उन्होंने कई तरह के अपराध किए हैं, उसके कैटेगरी में डाला गया था। उन 14 लोगों की भी एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर समाधि स्थित है। किसमें? यासुकुनी श्राइन में। तो यहाँ पर विजिट करके कहीं ना कहीं जो युद्धबंदी हैं, इन युद्धबंदियों की अगर हम 14 की बात करें जिनकी यहाँ पर एक तरह से श्राइन स्थित है, तो इन 14 युद्धबंदियों के लिए माना जाता है कि इन्होंने जापान की तरफ से युद्ध अपराध किए थे चीन और दक्षिण कोरिया के खिलाफ। तो जब शिंजो एबे ने यहां पर विजिट किया था, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं चीन और दक्षिण कोरिया काफी नाराज हुए थे। तो माना गया था कि यासुकुनी श्राइन पर शिंजो एबे का जो विजिट था, वो विदेश मामले में एक उनकी बड़ी सफलता थी, और चीन का एक तरह से विरोध दिखाते हुए उन्होंने जापानी राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान की थी। तो ये एक तरह से प्रमुख रूप से एक कह सकते हैं कार्य शिंजो एबे का माना जाता है। अगर हम भारत के लिए बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र और जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, यानी अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें, तो इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं चीन को कमजोर करना, खास तौर पे अगर हम दक्षिणी चीन सागर की बात करें, साउथ चाइना सी, तो यहां पर कमजोर करने के लिए जापान काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। क्योंकि ध्यान रखें जापान और चीन एक बड़े विरोधी हैं, और चीन की जो सामरिक स्थिति मजबूत हो रही है दक्षिणी चीन सागर में, उसको जापान कमजोर करना चाहता है, और इसके लिए जापान को भारत एक अच्छे विकल्प के रूप में दिखा। 2007 में अगर हम देखें तो शिंजो एबे ने भारतीय संसद में अपने संबोधन में एक बयान दिया था कि वो दो सागरों का एक मिलन चाहते हैं, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो 2007 का उनका जो स्टेटमेंट था भारत की संसद में, उसे एक तरह से इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके लिए एक आधार माना जाता है, और इसी को मजबूती देते हुए भारत और जापान, उसी के साथ साथ अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन्होंने इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को आगे मजबूत किया। शिंजो एबे की एक मजबूत यहाँ पर रणनीति ये थी कि चीन के खिलाफ एक तरह से मजबूती से उन्होंने इंडिया की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या यूएसए, उनका सहयोग लेकर जो क्वेड ग्रुप है उसको एक तरह से मजबूती प्रदान करी, और उसी के साथ साथ चीन के साथ जो संबंध है उनको सुधारने के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आक्रामक नीति को अपनाया जैसा चीन अपनाता है, तो दोनों तरफ से काम किया गया। आक्रामक नीति भी थी और संबंधों को सुधारने के लिए एक तरह से चीन के साथ उन्होंने काम किया, और ये हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं एक आधार हो सकता है। अगर हम भारत चीन संबंधों की बात करें, ये एक तरह से भारत चीन संबंधों के लिए एक आधार हो सकता है, क्यों हम अपने जो क्षेत्रीय इलाके हैं उन पर किसी भी तरह के चीन के क्लेम को स्वीकार न करें, और साथ साथ चीन के साथ वार्ता या अन्य माध्यम से जो संबंध है उनको भी मजबूत करने का प्रयास करें। तो दोनों हमें प्रयास एक तरह से करने होंगे, जैसा शिंजो एबे ने चीन के साथ संबंधों के लिए आगे बढ़ाया था। तो शिंजो एबे के समय में भारत एक तरह से इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे बढ़ा, और इसी प्रयास को एक तरह से भारत ने मजबूती दी, और आगे चलकर और वर्तमान स्थिति में आप देखें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत अपनी मजबूती बना रहा है, क्योंकि ये चीन को कमजोर करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हिंद महासागर में चीन का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अगर आप हाल फिलहाल की खबर में देखें तो चीन बांग्लादेश के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। तो चीन हमारे पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान की बात करें या श्रीलंका की बात करें, म्यांमार की बात करें, वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में जाकर, यानी अगर हम वियतनाम की बात करें या हम बात करें फिलीपींस की बात करें, ताइवान की बात करें, उनसे संबंधों को बढ़ाकर चीन को दबाव में लाना चाहते हैं, और इस कड़ी में जापान हमारे लिए एक बड़े सहयोगी के रूप में
प्रशांत महासागर में कार्य करेगा, जैसा शिंजो एबे ने 2007 में ही कहा था। तो ये एक तरह से हमारी विदेश नीति के नए परिवर्तनों को भी एक तरह से दिखाएगा कि किस तरह से इंडो पैसिफिक को हम मजबूती से आगे बढ़ा पाते हैं। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक मेंस का आप क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। शिंजो आबे की विदेश नीति ने भारत की इंडो पैसिफिक नीति को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो आप बता सकते हैं कि 2007 का उनका स्टेटमेंट था कि मर्जिंग ऑफ बोथ सीज, दो सागरों को मिलाने की जो बात की गई, हिंद महासागर का इलाका और प्रशांत महासागर के पार्ट पर, तो वो आप बता सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से, जो जैसे एग्जाम्पल यहाँ से कहा गया है, तो आप क्वेड बता सकते हैं किस तरह से वहां पर काम करने की बात चल रही है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उसी के साथ साथ आप बता सकते हैं कि जापान का भारत में जो बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जापान की मजबूती भारत के साथ संबंधों में बढ़ाती है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है, अभी हमने सप्लाई चेन का एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसे भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि जापान की जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर भारत में अपना उत्पादन लाना चाहती हैं। कहां से? चीन से। तो यह स्थिति एक तरह से जापान के लिए लाभकारी है, हमारे लिए भी लाभकारी है। तो इंडो पैसिफिक की जो नीति 2007 में शुरुआत की थी एक तरह से शिंजो एबे ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में जापान का जो बड़ा उत्पादन चीन में है वो भारत में आ सकता है। तो हमें आर्थिक लाभ भी एक तरह से हो सकते हैं। सामरिक रूप में इंडो पैसिफिक की अगर महत्व बढ़ता है तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो चीन को हिंद महासागर में कमजोर करने में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के साथ में इस स्टेटमेंट को यहां पर आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसे आप 150 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे के हमारे प्रीलिम्स की न्यूज को हम देखते हैं। तो पहली अगर हम यहाँ पर न्यूज देखें तो ये फ्रंट पेज पर ही एक आपका यहाँ पर इमेज है और ये एक तरह से भुवनेश्वर का क्षेत्र, यहाँ पर एक नदी है भार्गवी नदी, उसमें आई हुई बाढ़ का एक तरह से जिक्र है। तो इसी भार्गवी नदी के बारे में एक तरह से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी की एक वितरणिका या डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, दो टर्म होते हैं, एक तो कहलाता है ट्रिब्यूटरी और एक कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, जैसे एक मेन नदी जा रही है, इसमें कोई नदी आकर मिल जाए तो ये क्या हो गई? सहायक नदी। अब जब बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी या एक तरह से वितरणिका, इसका मतलब एक नदी ये जा रही है बड़ी और ये आगे चलकर दो हिस्सों में मान लीजिए बट गई। तो ये दोनों जो भाग हैं, ये इस बड़ी नदी मान लीजिए ए है, तो बी और सी इसके क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका। तो महानदी भी दो हिस्सों में, एक बड़ा हिस्सा महानदी का आगे जाता है बंगाल की खाड़ी में और एक हिस्सा इसका कोयाखाई नदी के नाम से आगे बढ़ता है। और इसी में अगर हम देखें तो कुशभद्रा और भार्गवी नदी आगे बनती है और भार्गवी से नूना और दया नदी का हिस्सा बनता है और ये कहाँ गिरती है? चिल्का झील में, जो बंगाल की खाड़ी के एक तरह से हिस्से में स्थित है, उड़ीसा में। तो यहाँ पर इसी भार्गवी नदी के बारे में है। तो भार्गवी नदी एक तरह से महानदी की क्या है? एक वितरणिका या एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, न कि ट्रिब्यूटरी है। हम अपने प्रश्न पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कुआखाई नदी महानदी की एक वितरणिका डिस्ट्रीब्यूटरी है। कुआखाई की एक धारा भार्गवी के नाम से अलग होकर चिल्का झील में गिरती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर सी है, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। बिड्स इनवाइटेड टू अपग्रेड रेलवे स्टेशन। देखिए, रेलवे स्टेशन जो अलग अलग प्रमुख शहरों के हैं उनको अपग्रेड करने के लिए भारतीय रेलवे एक तरह से कार्य कर रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, इसको एक मल्टीपल लेवल पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसके लिए रेलवे की एक संस्था है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, RLDA, उसके द्वारा एक तरह से बिड्स या निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। क्योंकि ध्यान रखें, रेलवे के पास जो भी भूमि है उसको कमर्शियल या व्यापारिक रूप में किस तरह से विकसित करना है, उससे आमदनी कैसे होनी है, ये काम RLDA के द्वारा किया जाता है, यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो RLDA के बारे में एक तरह से हमने एक प्री का यहाँ पर क्वेश्चन आगे बनाया हुआ है। तो पहले RLDA के संबंध में कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। RLDA की बात करें तो वैधानिक प्राधिकरण है, यानी एक स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन है और रेल मंत्रालय के अधीन है। रेलवे अधिनियम जो 1989 का है उसमें संशोधन करके इसका गठन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि बिना किसी शुल्क यानी टैरिफ के अलावा जो राजस्व उत्पन्न हो सकता है, जो भी रेलवे की खाली भूमि पड़ी हुई है, वो किस तरह से होना है, वो एक तरह से इस प्राधिकरण का प्रमुख कार्य है। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 31 अक्टूबर 2006 को। तो 31 अक्टूबर 2006 को ये एक तरह से गठित किया गया है और भारतीय रेलवे के बाद माना जाता है कि लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है। तो इसका एक तरह से उपयोग करके रेलवे बड़े पैमाने पर आमदनी प्राप्त कर सकता है।
पहले ये होता था कि जो भी रेलवे के अलग अलग जोन है वो रेलवे की भूमि का विकास करते थे। अब ये रेलवे बोर्ड के पास अधिकार रहता है कि वो भूमि के विकास को अलग अलग हिस्से को आरएलडीए को पहुंचाए और उसके द्वारा रेलवे की जो भूमि है उसका विकास किया जाए आमदनी प्राप्त करने के लिए। तो आरएलडीए इसमें प्रमुख रूप से एक तरह से कार्य करता है। इसी आधार पर प्री का आप क्वेश्चन देखिए, आरएलडीए के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। रेल भूमि विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, सही स्टेटमेंट। इसका गठन रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे एक्ट 1989 में संशोधन के द्वारा किया गया। इसके द्वारा रेलवे की भूमि का व्यापारिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिंग अर्ली इन सदर्न इंडिया दिस ईयर। देखिए दक्षिणी भारत में अगर हम देखें तो तितलियों की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन करती हैं। अगर हम दक्षिण भारत का एक तरह से ये क्षेत्र इस तरह से मान लें तो दक्षिण भारत में आप ये इलाका जानते हैं क्या है, पश्चिमी घाट का पार्ट है यानी वेस्टर्न घाट, और ये इलाका आपका क्या है, ईस्टर्न घाट का इलाका। तो ये प्रमुख पहाड़ी के रूप में है और ये एक तरह से ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके नहीं है। तो जब भारत में दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहां से आएगा, इस क्षेत्र से। तो दक्षिण पश्चिम का मानसून जब भारत में पहुंचता है तो तितलियां माना जाता है कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर एक तरह से माइग्रेट करने लगती हैं, क्योंकि बारिश का इलाका यहां बढ़ जाता है तो वो पूर्वी घाट की ओर पहुंचती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र कब हो सकता है, शुरुआत एक तरह से कब मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है अगर हम देखें तो ये अप्रैल से लेकर जून का एक तरह से महीना। इसी के साथ साथ अगर हम देखें जब भारत में उत्तर पूर्वी मानसून आता है, यानी जब भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, यानी अक्टूबर नवंबर की हम बात करें तो सामान्यतः जो तितलियां हैं वो पूर्वी घाट के पार्ट से पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं। तो आप ध्यान रखें दक्षिण पश्चिम मानसून के आने पर पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर जाती हैं, और उत्तर पूर्वी जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि उससे इस इलाके में जो तमिलनाडु का तटीय भाग है, कोरमंडल का तट, प्रमुख रूप से वर्षा होती है, आप ध्यान रखें। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का मानसून आता है अक्टूबर नवंबर के पार्ट पर, इस समय जो तितलियां हैं वो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर माइग्रेट करती हैं। लेकिन इस बार देखा यह जा रहा है कि अभी अगर आप देखें तो अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर के शुरुआती होने वाली है और माइग्रेशन शुरू हो गया है। तो काफी पहले माइग्रेशन की शुरुआत यहां पर हो गई है। तितलियों का माइग्रेशन इस बार जल्दी हो रहा है। उसका अगर हम प्रमुख कारण देखें तो सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है रेनफॉल पैटर्न, यानी वर्षा का एक तरह से जो वितरण है उसमें कुछ एक तरह से परिवर्तन आया है, तो उसके कारण एक तरह से माइग्रेशन जल्दी हो रहा है। और दूसरा कारण ये माना जा रहा है सनी डेज, यानी जो बिना वर्षा वाले आपके धूप भरे दिन है, यानी सूर्य जब तेजी से चमक रहा होता है, ऐसी स्थिति बढ़ी है। तो यानी एक तरह से गर्मी का क्षेत्र बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो वर्षा का वितरण है उसमें परिवर्तन आया है। ये दो बड़े कारण माने जा रहे हैं कि तितलियों का जो माइग्रेशन है वो अर्ली स्टार्ट हो गया है। जो अक्टूबर नवंबर में होता था वो अगस्त सितंबर में एक तरह से प्रारंभ हो गया है। तो इसी बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन है दक्षिण भारत में, इसी के संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें। दक्षिण भारत में तितलियों के प्रवास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट देखते हैं, यह प्रवास दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर पूर्वी घाट के क्षेत्रों से पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में होता है। तो ये गलत है। आपको मैंने भी बताया था कि दक्षिणी पश्चिम मानसून अगर भारत के पार्ट पर एक्टिव होता है तो इस इलाके में बारिश शुरू होती है। तो तितलियां यहां से कहां पहुंचती हैं, पूर्वी, यानी पश्चिमी घाट के इलाकों से पूर्वी घाट की ओर जाती हैं जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम घाट की ओर, तो गलत है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी ये वाला मानसून जिसे रिट्रीटिंग या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो अगर इस इलाके में बारिश होगी तो तितलियां वापस जाएंगी, तो वो पूर्व से पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं। यहां क्या कहा जा रहा है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर, तो गलत स्टेटमेंट है। यानी दोनों उल्टे लिखे हुए, गलत स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। एक दूसरे को अगर हम बदलते हैं तो सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है आपका डी, एक तथा दो दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, इंडिया पुल्स आउट ऑफ काउकाज ड्यू टू चाइना। देखिए काउकाज की अगर हम बात करें तो ये रूस के नेतृत्व में प्रारंभ होने वाला एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, जिसमें रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और भारत के भी शामिल होने की संभावनाएं थी। लेकिन वर्तमान में चीन के साथ हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से भारत ने अपने आप को इस युद्ध अभ्यास से अलग कर लिया है। और यह युद्ध अभ्यास माना जा रहा था कि सितंबर में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, दक्षिणी रूस का एक शहर है आस्ट्राखान।
अगर एस्ट्राखान की बात करें तो कैस्पियन सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक तरह से स्थित है और ये रूस का दक्षिणी इलाका, यहां पर इसको इस युद्ध अभ्यास कावकाज को आयोजित किया जाना था, लेकिन भारत ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तो पहला कारण तो चीन को एक तरह से आप मान सकते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण यहां पर जो भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि एक देश है जॉर्जिया। देखिए जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया के साथ, ये इलाका जॉर्जिया का है, इसके साथ रूस का बड़ा विवाद रहा है और 2008 में जॉर्जिया का रूस के साथ में युद्ध भी हुआ है। आप ध्यान रखें कि रूस एक बड़ी महाशक्ति है, तो जॉर्जिया इसके सामने बहुत टिक नहीं पाया और 2008 के युद्ध का एक परिणाम क्या हुआ कि दो प्रमुख क्षेत्र, एक तो अबखाजिया, ये जॉर्जिया का एक तरह से उत्तरी पूर्वी भाग है और काला सागर से इसका तट भी बनता है, और दूसरा इलाका है साउथ ओसेशिया। आप ध्यान रखें इसे जरा। तो अबखाजिया और साउथ ओसेशिया दो इलाके हैं जो जॉर्जिया का पार्ट है, लेकिन वर्तमान में एक तरह से स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है और रूस के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। अन्य बड़े देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर हम देखें तो वेनेजुएला जैसे देश हैं, उन्होंने इसको मान्यता दे रखी है। तो नॉर्थ ओसेशिया, जो उत्तरी ओसेशिया, वो रूस के नियंत्रण में है और दक्षिणी ओसेशिया स्वतंत्र रूप में एक तरह से एक स्वतंत्र या ऑटोनमस रीजन के रूप में काम कर रहा है। तो जॉर्जिया के दो क्षेत्र हैं जो रूस के प्रभाव में स्वतंत्र रूप में जॉर्जिया से काम कर रहे हैं, अबखाजिया और साउथ ओसेशिया। अब ध्यान रखें कि ये जो युद्धाभ्यास होने वाला है उसमें अबखाजिया और साउथ ओसेशिया भी भाग ले रहे हैं। भारत का कहना है इन दोनों क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अगर युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत का एक तरह से भारत विरोध कर देगा। तो इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि इन दो क्षेत्रों का युद्ध अभ्यास में भाग लेना, भारत इसके कारण भी हट रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें, प्रमुख कारण है चीन यहां पर है। अभी हमारे कुछ सैनिक चीन के साथ विवाद में शहीद हुए हैं, तो भारत नहीं चाहता है कि चीन के साथ ऐसे किसी युद्ध अभ्यास में वो भाग ले, तो इसी कारण से भारत ने यहां से विड्रॉ किया है। आप इन दोनों रीजन के बारे में ध्यान रखें। अबखाजिया किससे अलग हुआ है? जॉर्जिया से, और इसकी राजधानी क्या है? सुखुमी। और ध्यान रखें अबखाज और रशिया यहाँ की प्रमुख भाषा है। रूस की मुद्रा रूबल यहाँ की भी मुद्रा है। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ ओसेशिया की बात करें तो 2008 से जैसे अबखाजिया आपका अलग हो गया, ये भी अलग हो चुका है। और देखें रूस के अलावा वेनेजुएला, निकारागुआ, नौरू और सीरिया इनके द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दोनों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अब अबखाजिया और जो साउथ ओसेशिया है उनकी जो लोकेशन है वो ध्यान रखें, एक काला सागर के तट पर है और साउथ ओसेशिया ऊपर रूस में उत्तरी ओसेशिया से घिरा हुआ है और दक्षिण के भाग में तीन तरफ से जॉर्जिया से घिरा हुआ है। अब अगर हम अपने प्री के क्वेश्चन पर आते हैं, कवकाज युद्ध अभ्यास 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन रूस के दक्षिणी भाग में होगा। एस्ट्राखान अभी हमने डिस्कस किया। इसमें केवल रूस, चीन तथा पाकिस्तान भाग ले रहे हैं। देखिए भारत भी भाग ले रहा था, उसके अलावा साउथ ओसेशिया और सासा अबखाजिया भी भाग लेंगे, तो केवल रूस, चीन, पाकिस्तान नहीं है। भारत ने अभी मना किया, अन्यथा भारत भी इसमें शामिल हो रहा था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। नेक्स्ट हम उस पर आते हैं, टर्की टू होल्ड एक्सरसाइज नियर साइप्रस कोस्ट। देखिए साइप्रस का जो तटीय भाग है वहां पर एक तरह से जो तुर्की की तरफ से जो एक प्रयास किया जा रहा है, पूर्वी जो भूमध्य सागर का इलाका है वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। अगर हम टर्की की बात करें तो तुर्की और जो ये देश है आपका कौन सा? ग्रीस, इसको आप यूनान भी कहते हैं, दोनों के बीच में बड़ा विवाद एक तरह से रहा है और ये विवाद काफी लंबे समय से रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो यहीं पर एक द्वीप है साइप्रस। साइप्रस के ऊपर तुर्की और ग्रीस का प्रभाव कितना होगा इसको लेकर भी एक तरह से विवाद है। अब तुर्की कर ये रहा है कि जो उसका तटीय भाग है कहां पर? पूर्वी भूमध्य सागर में, उसमें एक तरह से अपने इलाकों को विस्तारित कर रहा है। तो ये एक तरह से तुर्की के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। और ग्रीस है, ग्रीस का क्लेम आप देखें तो ग्रीस का क्लेम करने वाली लाइन ये एक तरह से जा रही है अगर आप मैप में देखें। और जहां तक आप तुर्की की बात करें तो यह इलाका एक तरह से तुर्की के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। तो दोनों देशों के द्वारा विवादित इलाके पर बराबर क्लेम किया जा रहा है। तो यह आने वाले समय में तुर्की और ग्रीस के बीच में एक बड़े विवाद के रूप में कहीं ना कहीं उभरेगा। कहां पर? भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है। और इसमें साइप्रस भी एक कह सकते हैं समस्या की एक प्रमुख जड़ के रूप में होगा।
अगर हम ऑटोमन साम्राज्य की बात करें जो एक तरह से तुर्क साम्राज्य था, तो उसके समय में बड़ी संख्या में जो तुर्की के लोग हैं वो साइप्रस एक तरह से जो द्वीप का हिस्सा है वहां पर बसे, और ये प्रमुख रूप से ग्रीक भाषा का इलाका यानी ग्रीस के नियंत्रण वाला एक तरह से साइप्रस का क्षेत्र था, यानी साइप्रस पर ग्रीस का ज्यादा प्रभाव था। आगे चलकर 1960 में अगर हम देखें तो साइप्रस जो द्वीप है वो एक तरह से ब्रिटेन से आजाद हुआ। अब यहां पर दो गुट बन गए, एक तो ग्रीक समर्थन वाले थे जो ग्रीक साइप्रोइड्स कहला यानी ग्रीक भाषा या ग्रीक कल्चर को मानने वाले साइप्रस के लोग, और दूसरे जो तुर्की के लोग काफी लंबे समय से वहां पर रहने के लिए पहुंच रहे थे, तो वो अल्पसंख्यक वहां पर एक तरह से थे। तो तुर्की और जो ग्रीक थे उनका प्रभाव यहां पर कितना बढ़ेगा इसको लेकर तनाव रहा। आगे चलकर 1974 में देखें तो ग्रीस में जैसे ही एक सैन्य सरकार आई, यानी वहां पर तख्ता पलटा गया ग्रीस में, तो सैन्य सरकार ने आते ही 1974 में साइप्रस में एक तरह से सरकार बदलने का प्रयास किया, और इसका एक तरह से विरोध किसने किया? तुर्की ने। तो तुर्की ने यहां साइप्रस पर एक तरह से हमला कर दिया, और जो साइप्रस का उत्तरी इलाका है, यानी अगर हम ये साइप्रस का भाग मान लें तो उत्तरी भाग पर एक तरह से तुर्की ने नियंत्रण कर लिया। और युद्ध जब खत्म हुआ तो माना जा रहा था कि लगभग 1/3 इलाका जो साइप्रस का है उस पर तुर्की का नियंत्रण था। जुलाई की घटना है, और अगस्त में तुर्की ने दोबारा हमला 14 अगस्त के आसपास किया और बड़े इलाके पर साइप्रस में कब्जा किया। लगभग 1/3 साइप्रस का इलाका है वो नियंत्रण में चला गया किसके? तुर्की के। और जो बचा हिस्सा है वो एक तरह से नियंत्रण में किसके रहा? जो इलाके ग्रीस के समर्थन वाले हैं। तो साइप्रस के लिए आप ध्यान रखें कि तुर्की और ग्रीस के प्रभाव वाले दो क्षेत्र बन जाते हैं, और यहां पर जो 74 में युद्ध विराम हुआ तो बीच में एक बफर क्षेत्र बना दिया गया, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर ना तो तुर्की समर्थक ना ग्रीस समर्थक कोई भी सेनाएं नहीं रहेंगी, और यह संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के साथ में किया गया। अगर हम तुर्की की बात करें तो यह साइप्रस के उत्तरी इलाके को एक तरह से समर्थन देता है, और इसको उत्तरी साइप्रस तुर्की गणराज्य कहता है, और जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्की के इस कब्जे को पूरी तरह से मना कर दिया है और इसको नहीं माना जाता है। आप ध्यान रखें 1974 से ही साइप्रस और तुर्की के बीच में कोई भी औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पूर्वी भूमध्य सागर का जो इलाका है वो एक तरह से विवाद में क्यों आ रहा है? तो विवाद में आने का पहला बड़ा कारण है कि लीबिया या इजिप्ट से बात करें तो बड़ी संख्या में यूरोप लोग जाना चाहते हैं शरणार्थी के रूप में। लीबिया आप जानते हैं गद्दाफी के हत्या के बाद से एक तरह से वहां पर बड़े इलाके पर अलग अलग सैन्य समूहों का कब्जा है, तो लीबिया बहुत सुरक्षित देश के रूप में नहीं है, तो बड़ी संख्या में लोग लीबिया से यूरोप एक तरह से जाना चाहते हैं, तो ये इलाके से उन्हें गुजरना होता है। इस कारण से इस क्षेत्र में एक तरह से समस्याएं बन रही हैं। इसी के साथ साथ आप सीरिया की बात करें तो सीरिया का जो टार्टस है वहां पर रूस के द्वारा अपना एक नौसैन्य अड्डा बना दिया गया है, क्योंकि ध्यान रखें सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है उसको समर्थन दे रहा है रूस। तो सीरिया का जो टार्टस का क्षेत्र है वहां पर एक तरह से नौसैन्य अड्डा बना दिया रूस ने, तो ये भी पूर्वी भूमध्य सागर का एक तरह से क्षेत्र है, तो यहां पर रसिया की उपस्थिति भी एक तरह से बढ़ गई है। इसी के साथ साथ देखें यूरोपीय संघ की तरफ से एक तरह से समझौता हुआ था तुर्की के साथ में कि जो शरणार्थी सीरिया से या अफ्रीका के पार्ट से यूरोप में आ रहे हैं तो उनमें से लगभग 40 लाख शरणार्थी वो रहेंगे कहां पर? तुर्की में। अब फरवरी 2020 में तुर्की ने करा ये कि बहुत सारे शरणार्थियों को अपने यहां से यूरोप में जाने के लिए एक तरह से अनुमति दे दी, और बड़े पैमाने पर ये शरणार्थी कहां पहुंचे? ग्रीस में। इसको लेकर भी ग्रीस और तुर्की के बीच में एक बड़ा विवाद है। तो पहला तो शरणार्थियों की समस्या, दूसरा रूस का नौसैन्य अड्डा जो सीरिया में स्थापित है, तीसरा ग्रीस में जो शरणार्थी पहुंचे तुर्की के कारण वो ग्रीस और तुर्की में एक विवाद है। और इसी के साथ साथ आप देखें इसी जुलाई में इस्तांबुल में एक बड़ी विश्व प्रसिद्ध इमारत है हागिया सोफिया, इसको मस्जिद में बदलने का एक कह सकते हैं निर्णय लिया गया, जबकि माना यह जाता है कि जो ईसाई यानी जो रूढ़वादी ईसाई हैं यानी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं वो एक तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको मस्जिद के रूप में अगर तुर्की बदलता है तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक धार्मिक जो पुराना विवाद है उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखें रूस और जो ग्रीस है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी रूढ़वादी ईसाई जो धर्म है उसको आगे बढ़ाते हैं। तुर्की के द्वारा हागिया सोफिया जो बिल्डिंग है इसको मस्जिद के रूप में बदलने का जो प्रयास किया गया, इससे क्रिश्चियन और जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनके बीच में विवाद बढ़ गया, क्योंकि रूस और ग्रीस की बात करें तो रूढ़वादी ईसाई धर्म को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये भी एक कारण है कि रूस और ग्रीस इस्तांबुल यानी तुर्की के साथ
एक विरोध की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़े कारण हैं जिनके आधार पर जो हमारा पूर्वी भूमध्य सागर का इलाका है ये एक हॉटबेड के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। और तुर्की के द्वारा यहाँ पर जो भी खनिज संसाधन है उनको एक तरह से प्राप्त करने के लिए कुछ सर्वे किए जा रहे हैं, उसका ग्रीस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो आर्थिक संसाधन के नाम पर तुर्की अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ा रहा है। आप ध्यान रखें, चीन में जैसे जिनपिंग के द्वारा भारत के साथ सीमा विवाद को आगे बढ़ाया गया अपने घरेलू मुद्दों से एक ध्यान हटाने के लिए, यही काम तुर्की में एक तरह से जो वहां पर शासन कर रहे हैं एर्डोगन, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो एर्डोगन का भी प्रयास यही है कि एक तरह से ऐसे मुद्दों पर तुर्की की जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए और जो तुर्की पर उनकी पकड़ कमजोर दिख रही है वो एक तरह से मजबूत हो जाए। तो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाकर तुर्की के जो नेता एर्डोगन है वो अपना प्रभाव यहां पर बनाए रखना चाहते हैं, जैसा चीन में जिनपिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में तुर्की की तरफ से ये प्रयास पूर्वी भूमध्य सागर में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। साइप्रस के उत्तरी भाग पर तुर्की का नियंत्रण है, सही स्टेटमेंट है। साइप्रस यूरोपीय संघ का भाग है, ध्यान रखें साइप्रस यूरोपीय संघ में शामिल है। यह भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका डी 1 2 3। नेक्स्ट हम यहाँ पर न्यूज पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है और सभी जानते हैं कि 3 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रस्तावित है। और इसी कड़ी में कोविड-19 के कारण जो एक तरह से पोस्टल बैलेट है यानी डाक के माध्यम से मतदान करने की जो व्यवस्था है, इसको एक तरह से अमेरिका में समर्थन देने की बात चल रही है। और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेट और जो रिपब्लिक है, जो दोनों पार्टियां वो एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर पोस्टल बैलेट ज्यादा होगा तो इससे जो फायदा है वो डेमोक्रेट को ज्यादा मिलेगा और जो रिपब्लिकन है उनको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। पहला विवाद ये है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, यानी जो रिपब्लिकन्स हैं और जो डेमोक्रेट हैं उन दोनों के द्वारा एक विरोध किया जा रहा है। तो अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो मान रहे हैं कि पोस्टल बैलेट का ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोस्टल बैलेट हो, ऐसा एक तरह से प्रयास किया जा रहा है डेमोक्रेट के द्वारा। रिपब्लिक इसका एक तरह से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन्स का मानना है कि अगर पोस्टल बैलेट ज्यादा होंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहां सबसे बड़ा विवाद यही आ रहा है। एक दूसरा विवाद यहां पर हुआ कि अमेरिका के जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनके द्वारा जो पोस्टल सेवाएं उनमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए। अब माना यह जा रहा है या उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सुधार इस तरह से किए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट का जो प्रचार है वो न्यूनतम हो जाए, जिससे रिपब्लिकन्स को फायदा हो और डेमोक्रेट को नुकसान हो। ये डेमोक्रेट का एक तरह से आरोप है जो पोस्टल सेवाएं अमेरिका में संचालित होती हैं उन पर। अगर हम देखें तो अमेरिका के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में किसी न किसी प्रकार से पोस्टल बैलेट या एब्सेंटी वोटिंग, यानी आप डायरेक्टली जो जहां पर वोटिंग हो रही है वहां बिना गए हुए आप वोट कर सकते हैं। तो अमेरिका के हर राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। तो अमेरिका के किसी भी राज्य में कोई नागरिक है वो पोस्टल बैलेट या एब्सेंटी अनुपस्थित रहते हुए भी मतदान कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था अमेरिका के सभी राज्यों में उपस्थित है। अगर हम वर्तमान समय के आंकड़े देखें तो माना जा रहा है कि लगभग 80 मिलियन के आसपास जो वोट है वो मेल के माध्यम से एक तरह से पहुंचेंगे। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप देखें 2016 में टोटल जो वोटिंग अमेरिका में हुई थी वो 136.8 मिलियन थी। तो 136 मिलियन के आसपास 2016 में वोटिंग हुई और अब माना जा रहा है कि 80 मिलियन जो पोस्टल बैलेट का उपयोग करेंगे। तो ये स्थिति डेमोक्रेट को फायदा दे रही है, रिपब्लिकन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसके विरोध में है। इसीलिए आप देखें ट्रंप के द्वारा एक ट्विटर पर स्टेटमेंट भी दिया गया है, विद यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग 2020 will be the most inaccurate and fraudulent elections in history। तो वो एक तरह से इस इलेक्शन को अभी एक तरह से बता रहे हैं कि फ्रॉड और इनएक्यूरेट होगा। तो कहीं ना कहीं जो पोस्टल बैलेट है ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रमुख विवाद के बिंदु में उभर रहा है। अमेरिका के जो पोस्ट मास्टर जनरल उनके द्वारा कई तरह के सुधार किए गए, जिसके माध्यम से एक तरह से कोशिश की गई कि जो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा सके। अब माना यह जा रहा है कि इससे पोस्टल बैलेट का जो प्रयोग है वो न्यूनतम हो जाएगा और ये डेमोक्रेट नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्ट मास्टर जनरल जो अमेरिका के हैं उनके प्रयासों का भी एक तरह से विरोध किया गया। जो भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान होगा तो उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो इसलिए माना जा रहा है कि इसमें अवैध मतदान की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में देखें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग है, इस तरह की कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती है। हर राज्य में अपने अलग अलग एक तरह संस्थाएं और चुनाव को कंडक्ट कराती हैं।
अगर हम देखें तो अमेरिका में 36 राज्य ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति चुनाव कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग तरीके के तरह से कानून उपस्थित है। यहां पर बहुत से ऐसी जगह भी हैं जहां वोटिंग करने पर आपको किसी तरह के फोटो आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम यहां पर देखें तो अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन डीसी का क्षेत्र है और 16 राज्यों की बात करें, वहां पर कोई भी आईडी की आवश्यकता नहीं होती अगर आप वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये सब एक तरह से फ्रॉड होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। अमेरिका में माना जाता है कि लगभग 10 मिलियन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो अनऑथराइज यानी अनधिकृत रूप में अमेरिका में रहते हैं। इसी के साथ साथ 35.2 मिलियन जो वहां पर वैधानिक रूप में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उनमें से लगभग 20.7 मिलियन ऐसे हैं जो अमेरिका के एक तरह से प्राकृतिक नागरिक हैं और इसीलिए वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो माना यह जा रहा है कि जो अप्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में वोट करेंगे। माना जा रहा है कि पोस्टल बैलेट अगर आगे बढ़ेगा तो जो भी यहाँ पर अनधिकृत रूप में अमेरिका में रह रहे हैं या जो यहाँ पर प्रवासी के रूप में लीगल रूप में रह रहे हैं उनकी संख्या वोटिंग में बढ़ सकती है और यह राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव इस पोस्टल बैलेट का एक जो झगड़ा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आश्रित होते जा रहे हैं और किस तरह से इसका उपयोग होगा यह राष्ट्रपति के चुनाव में अंतिम निर्णय को निर्धारित करेगा। और अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर हम 2016 की बात करें तो मात्र 55.7% वोटिंग है। तो उस आधार पर आप देखें पोस्टल बैलेट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ट्रंप यहां पर एक कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं और इसी कारण से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट के बीच में पोस्टल बैलेट का जो सिस्टम है उसको लेकर एक फाइट हो सकती है। हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग कार्य करता है जैसा भारत में चुनाव आयोग, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, अमेरिका में सभी राज्य पोस्टल मतदान जैसी वैकल्पिक मतदान की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। इस आधार पर आपका आंसर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य। पहला यहां पर गलत। तो ये हमारा 30 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।